लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। राष्ट्रपति नार्सिस और बदबूदार प्रतिबिंब तालाब, इस शीर्षक से द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित व्यंग्यात्मक लेख में लेखक डोनाल्ड ट्रंप की एक प्रतीकात्मक विफलता के जरिए उनकी राजनीति और नेतृत्व शैली पर कटाक्ष करते हैं। लेख का केंद्र वॉशिंगटन स्थित लिंकन मेमोरियल के रिफ्लेक्टिंग पुल के महंगे नवीनीकरण का विवाद है, जिसे लेखक ट्रंप की दिखावे वाली राजनीति का एक रूपक मानते हैं। लेख में कहा गया है कि करोड़ों डॉलर खर्च करके जिस रिफ्लेक्टिंग पुल को ट्रंप प्रशासन ने नया रूप देने की कोशिश की, वो कुछ ही समय में हरे शैवाल, गंदे पानी और तकनीकी खामियों का शिकार हो गया। लेकिन लेख के मुताबिक असली कहानी ये नहीं है कि एक सार्वजनिक परियोजना खराब हो गई, बल्कि ये है कि उसकी जिम्मेदारी लेने की बजाय ट्रंप और उनके समर्थकों ने इसके लिए काल्पनिक दुश्मनों और कथित तोड़फोड़ करने वालों को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। लेख का तर्क है कि ट्रंप की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा इसी पैटर्न पर चलता है। पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं, फिर नाकामी और उसके बाद किसी बाहरी दुश्मन पर आरोप। लेखक व्यंग करते हुए कहते हैं कि जिस पुल को पहले लगभग विनाशी बताया गया था, उसकी खराबी के बाद अब रहस्यमयी तोड़फोड़ करने वालों की कहानियां गढ़ी जा रही हैं। उनके मुताबिक अगर सचमुच कोई साजिश हुई होती तो उसके सबूत सामने रखे जाते, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। लेख में यह भी संकेत दिया गया है कि इस परियोजना से जुड़े कुछ ठेके ट्रंप के करीबी लोगों को बिना प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के दिए गए। इसलिए लेखक इसे केवल एक इंजीनियरिंग विफलता नहीं, बल्कि सत्ता, निजी रिश्तों और सार्वजनिक धन के इस्तेमाल से जुड़ी कहानी के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार अमेरिका में सरकार की अक्षमता और राजनीतिक संरक्षणवाद का ये एक छोटा लेकिन बेहद दृश्य उदाहरण बन गया है। लेखक का मानना है कि इस पूरे प्रकरण की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें कोई बड़ी जियोपॉलिटिकल त्रासदी नहीं है, बल्कि ये एक तरह का राजनीतिक हास्य बन गया है। ईरान युद्ध, स्वास्थ्य सेवाओं में कटौती या अन्य गंभीर मुद्दों की तुलना में ये मामला लोगों को बहुत ज्यादा आसानी से समझ आता है, क्योंकि यहाँ एक साधारण तस्वीर दिखाई देती है। बहुत पैसा खर्च हुआ, काम खराब हुआ और फिर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश हुई। कुल मिलाकर ये लेख कहना चाहता है कि ट्रंप की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत उनकी मजबूत नेता वाली छवि रही है, लेकिन ऐसी घटनाएं उस छवि को कमजोर करती हैं। लेखक के अनुसार जब जनता किसी नेता से डरने की बजाय उस पर हंसने लगती है, तो उसकी राजनीतिक आभा को सबसे बड़ा झटका लगता है। इसलिए ये कहानी सिर्फ एक गंदे तालाब की नहीं, बल्कि उस नेतृत्व शैली की है जो हर समस्या का दोष किसी और पर डालकर खुद को हमेशा सही साबित करना चाहती है। दक्षिण अफ्रीका के संकटों का समाधान प्रवासियों को दोष देने से नहीं होगा। इस शीर्षक से अल जजीरा में प्रकाशित लेख में दक्षिण अफ्रीका में बढ़ती प्रवासी विरोधी भावना और हिंसा के बहाने ये समझाने की कोशिश की गई है कि किसी देश की गहरी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का कारण प्रवासी नहीं होते, बल्कि उन समस्याओं की जड़ें कहीं अधिक गहरी और ऐतिहासिक होती हैं। लेख में दक्षिण अफ्रीका में बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई और बदहाल सार्वजनिक सेवाओं को लेकर लोगों में भारी नाराजगी का बयान करा है। बड़ी संख्या में युवा नौकरी नहीं पा रहे हैं और कई समुदाय खुद को सरकार द्वारा उपेक्षित महसूस करते हैं। लेकिन लेखक का तर्क है कि इस गुस्से को प्रवासियों की ओर मोड़ देना समस्या का समाधान नहीं है। प्रवासियों ने ना तो अर्थव्यवस्था को कमजोर किया, ना उद्योगों को बंद कराया, ना सरकारी भ्रष्टाचार पैदा किया और ना ही सार्वजनिक सेवाओं को बदहाल बनाया। लेख के अनुसार दक्षिण अफ्रीका की मौजूदा समस्याओं की जड़ें उसके औपनिवेशिक और रंगभेदी इतिहास में हैं। 1994 में लोकतांत्रिक व्यवस्था आने के बाद राजनीतिक बदलाव तो हुआ, लेकिन आर्थिक ढांचा काफी हद तक वैसा ही बना रहा, जिसमें संपत्ति, जमीन और आर्थिक ताकत कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित रही। नतीजा ये हुआ कि असमानता और बेरोजगारी जैसी समस्याएं बनी रहीं और समय के साथ और गहरी होती गईं। लेख ये भी बताता है कि आर्थिक संकट के दौर में अक्सर कमजोर और हाशिए पर मौजूद समूहों को बलि का बकरा बनाया जाता है। यूरोप, अमेरिका और दुनिया के कई हिस्सों में भी प्रवासियों को बेरोजगारी और आर्थिक असुरक्षा के लिए जिम्मेदार ठहराने की राजनीति देखी गई है। इससे असली मुद्दों जैसे असमानता, भ्रष्टाचार और आर्थिक नीतियों की विफलता से ध्यान हट जाता है। लेखक ये नहीं कहता कि प्रवासन नीति या सीमा प्रबंधन की जरूरत नहीं है। वो मानता है कि दक्षिण अफ्रीका को अपनी आवर्जन व्यवस्था में सुधार करना चाहिए,
भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी चाहिए और उन नियोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो अवैध रूप से सस्ते श्रमिकों का शोषण करते हैं। लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट करता है कि भीड़ हिंसा, सतर्कतावादी कार्रवाई और विदेशियों के खिलाफ नफरत किसी समस्या का हल नहीं हो सकते। लेख का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि मजदूर वर्ग और आम लोगों के लिए हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी देश या समुदाय से आते हों। इसलिए असली लड़ाई प्रवासियों के खिलाफ नहीं, बल्कि बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार और अवसरों के असमान बंटवारे के खिलाफ होनी चाहिए। लेखक के अनुसार दक्षिण अफ्रीका के सामने दो रास्ते हैं, एक नफरत, डर और सामाजिक विभाजन का, और दूसरा एकजुटता, न्याय और वास्तविक आर्थिक बदलाव का। अगर देश को स्थायी शांति और बराबरी चाहिए तो उसे दूसरा रास्ता चुनना होगा। स्पष्ट दिखता संकट, युद्ध, 8 प्रमुख उद्योगों के आंकड़े और आर्थिक संकेतक। इस शीर्षक से द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय में भारत की अर्थव्यवस्था के सामने उभरती चुनौतियों की ओर ध्यान दिलाया गया है। संपादकीय का कहना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव और युद्ध ने भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ पुरानी कमजोरियों को और अधिक स्पष्ट कर दिया है, जिन्हें अब केवल बाहरी परिस्थितियों के सिर पर नहीं मना जा सकता। संपादकीय कहता है कि 8 प्रमुख उद्योगों के ताजा आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। मई 2026 में इन क्षेत्रों की वृद्धि दर महज 0.5% रही, जो लगभग 2 वर्षों के सबसे कमजोर प्रदर्शन में से एक है। लेख का तर्क है कि ये गिरावट सिर्फ पश्चिम एशिया संकट की वजह से नहीं है, क्योंकि पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में भी इन क्षेत्रों की वृद्धि दर बेहद कमजोर रही, यानी समस्या कहीं गहरी और पुरानी है। संपादकीय खास तौर पर ऊर्जा क्षेत्र की स्थिति पर चिंता जताता है। घरेलू तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन में लगातार गिरावट जारी है, जिसके कारण भारत को आयात पर और ज्यादा निर्भर होना पड़ रहा है। लेख के अनुसार ये सिर्फ व्यापारिक नहीं, बल्कि रणनीतिक चिंता का विषय है। अगर घरेलू उत्पादन बढ़े तो देश अपने रणनीतिक भंडार मजबूत कर सकता है, जो किसी आपूर्ति संकट या युद्ध जैसी स्थिति में सुरक्षा कवच का काम करते हैं। इसी तरह प्राकृतिक गैस उत्पादन में कमी का असर उर्वरक उद्योग पर भी दिखाई दे रहा है। लेख में यह भी बताया गया है कि कोयला उत्पादन में भी गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे समय में जब देश भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग का सामना कर रहा है, ऊर्जा सुरक्षा का सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि घरेलू उत्पादन कमजोर रहता है तो देश को महंगे आयातित ईंधन या अस्थिर नवीकरणीय स्रोतों पर अधिक निर्भर होना पड़ेगा। संपादकीय केवल उत्पादन के आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता। ये जीएसटी संग्रह के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहता है कि घरेलू आर्थिक गतिविधियों में भी सुस्ती दिखाई दे रही है। घरेलू लेन देन से मिलने वाला जीएसटी राजस्व कमजोर पड़ा है, जो इस बात का संकेत है कि लोगों की खरीदारी और खर्च करने की क्षमता प्रभावित हो रही है। लेख के मुताबिक असली समस्या आपूर्ति नहीं बल्कि मांग की है। महंगाई बढ़ रही है, जबकि वास्तविक आय और वेतन उसी गति से नहीं बढ़ रहे, जिससे आम लोगों की जेब पर दबाव बढ़ रहा है। संपादकीय आगे चेतावनी देता है कि यदि सामान्य से कम बारिश वाला मानसून आता है और सुपर अल नीनो जैसी परिस्थितियां बनती हैं, तो कृषि और ग्रामीण मांग पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे में अर्थव्यवस्था पर दबाव और बढ़ सकता है। कुल मिलाकर ये संपादकीय कहना चाहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने जो चुनौतियां दिख रही हैं, वो केवल किसी एक युद्ध या बाहरी संकट का नतीजा नहीं है। ऊर्जा सुरक्षा, घरेलू मांग की कमजोरी, औद्योगिक सुस्ती और आयात पर बढ़ती निर्भरता जैसी संरचनात्मक समस्याओं पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। लेख का निष्कर्ष है कि केवल व्यापार समझौतों या अल्पकालिक उपायों से काम नहीं चलेगा। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए व्यापक और ठोस सुधारों की आवश्यकता है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।